हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। और आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो है हमारा जो नए लेबर कोड्स, जो 4 लेबर कोड्स जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं रिसेंटली, इनका बिल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से पास करा लिया है, जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं हाउएवर, है ना, जो अभी एग्जिस्टिंग लेबरों को रिप्लेस करने वाले हैं। आज हम उन चारों लेबर कोड्स के बारे में एक ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे जो है वो 4 नए लेबर कोड्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो आज जो हमारे पीपीटी का जो पार्ट रहने वाला है दोस्तों, पहला जो रहेगा वो रहेगा लेबर कोड्स के बारे में इंट्रोडक्शन, हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद जो लेबर कोड्स जो 4 लेबर कोड्स के बारे में हम बताने वाले हैं उनकी बात करेंगे। तो उसमें से पहला जो है वो है कोड्स ऑन वेजेस 2019 में जो गवर्नमेंट ने पास करा लिया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 रहेगा। देन आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 है। नेक्स्ट रहेगा आपका सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में ये भी आया था। तो ये दोस्तों ये आपके 4 कोड हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे एम्पावरिंग वर्कर्स के लिए कि वर्कर्स को क्या क्या पावर है, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स इन कोड्स के माध्यम से उनको मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे हम चैलेंजेस अहेड कि चैलेंजेस किस किस के लिए जो भी चैलेंजेस रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, या चूँकि वर्कर के लिए भी कुछ चैलेंजेस रहने वाले हैं। ओके, तो उन चैलेंजेस की हम बात करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे गवर्नमेंट का इसमें क्या क्या रोल रहने वाला है। तो हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे आगे प्रेजेंटेशंस में। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड जो लेके आई थी। इसमें लेबर कोड जो आए थे वो आपके कोड्स ऑन वेजेस थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड है एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है। ठीक है, तो ये जितने भी लेबर कोड्स, हमारे टोटल लेबर कोड जो पहले थे वो थे दोस्तों 229। ठीक है, जैसे आपको पता है 29 लेबर कोड्स थे। इन सबको हमको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ता था और उनमें भी अलग अलग प्रोविजंस दिए गए थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इतने कॉम्प्लिकेशन क्यों करना है। ओके, तो गवर्नमेंट ने इन 29 लेबर कोड्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी उन्होंने इस 4 जो लेबर कोड्स नए वाले हैं उनमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। डिवाइड करने से क्या ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, डेफिनेशंस भी आपको कम पढ़नी पड़ेंगी। एक ही लॉ पढ़ेंगे तो आपके 4-5 लेबर लॉ ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम था दोस्तों। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लेके आया, क्योंकि हम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़े, सर्विस सेक्टर में भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, पीएलआई स्कीम्स आ रही हैं, इससे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये कोड जो है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कह सकते हैं कि एक एडवांसमेंट है। इससे क्या है, कंपनीज आएंगी, क्योंकि उनको कंपनीज को क्या होता है, जो कंपनी बाहर से आती है ना, वो पहले देखती है कि लेबर लॉज जो हैं कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं या कितने सिंपल हैं। अगर जितने सिंपल होते हैं कंपनी को लगेगा उतने जो कंप्लाइंस होते हैं वो कम होते हैं लेकिन एक्यूरेट रहते हैं। तो उसी चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 लेबर लॉ इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, आपको ये पता होगा केवल लेबर कोड ऑन जो वेजेस था वो 2019 में पास हो गया था। ओके, जब बिल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पेश किया था। बाकी जितने भी लेबर कोड हैं, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला हो, सोशल सिक्योरिटी हो या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ हो, वो आपका 2020 में पास हुआ था, क्योंकि उसको रिकमेंडेशन करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने 2020 में जब उसको रिकमेंड किया, कुछ प्रोविज़न चेंज करके उसको अलाउ किया, तब 2020 में वो बिल पास हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लेबर कोड ऑन वेजेस 2019 में जो पास हो गया था। तो लेबर कोड ऑन वेजेस में दोस्तों 4 जो आपके लेबर कोड थे उसको मर्ज करके कोड ऑन वेजेस बना दिया गया है। वो 4 लेबर कोड्स जो आपके पहले के आपके जो लेबर लॉस थे वो थे आपके मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि 1948 में आया था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था जो 1936 में आया था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था वो 1965 का, एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट था 1976 का। तो इन चारों एक्ट को मर्ज कर दिया और इसको जो रिप्लेस करने वाला है वो है कोड ऑन वेजेस 2019। तो बेसिकली की पॉइंट्स क्या हैं उसके दोस्तों, ये क्या है, सभी सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगा कोड ऑन वेजेस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वेजेस, वो माइंस, रेलवे, ऑयल फील्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंडर में आते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो सेट करेगी अदर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड में
जो जो आप देखेंगे जो भी लेबर लॉज में जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो एम्प्लॉयमेंट आता है उनके वेजेस वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। वेजेस की डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर की गई है, इसमें क्या क्या वेजेस में आएगा, क्या क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स में जाने वाला है। तो वो आपका जैसे सैलरी अलाउंस मॉनेटरी बेनिफिट वेजेस का पार्ट होगा, बोनस जो होगा और ट्रैवल अलाउंस वगैरह वो वेजेस का पार्ट नहीं होगा। तो एक क्लियर कट डेफिनेशन गवर्नमेंट की साइड से लेबर कोड ऑन वेजेस में दी गई है, जिससे कोई भी डायलेमा, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है और सभी को एक क्लियर कट जानकारी कि क्या क्या वेजेस का पार्ट है, हमको क्या क्या पे करना है और क्या क्या जो वेजेस अदर देन वेजेस है जो मॉनेटरी बेनिफिट जो मिलने वाला है उसका पार्ट रहने वाला है। फ्लोर वेजेस की बात करें दोस्तों, इस कोड में क्या है ना, गवर्नमेंट ने फ्लोर वेजेस एक रेट बनाने का इसमें एक प्रोविजन है। इसमें क्या है, आपने पढ़ा होगा मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ओके, मिनिमम रहता है कि जो सबसे कम पेमेंट करना है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन को, तो जिससे वो अपनी लाइफ को नॉर्मल एकदम मिनिमम तरीके से जी पाए, वो है उसका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें एक प्रोविजन डाला है फ्लोर वेजेस। फ्लोर वेजेस क्या होगा ना, वो एक मिनिमम वेजेस से ज़्यादा ही रहने वाला है और जहाँ पे भी जिस जगह भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, अगर फ्लोर रेट ऑफ वेजेस से ज़्यादा पेमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन को किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने वेजेस खुद तय करती है, अगर पेमेंट फ्लोर वेजेस से ज़्यादा किया जा रहा है तो वहाँ पे वही इम्प्लीमेंट चलेगा। लेकिन जहाँ पे भी मिनिमम वेजेस है, फ्लोर रेट ऑफ वेजेस से कम पेमेंट अगर हो रहा है तो वहाँ पे एटलीस्ट फ्लोर रेट ऑफ वेजेस का पेमेंट होना कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोविज़न आपको एक बहुत अच्छा जो वर्कर्स के लिए है कि उनकी भी सैलरी थोड़ा बढ़ेगा, सो दैट कि फ्लोर वेजेस में क्या है ना, वो थोड़ा लाइफ अपना थोड़ा सा और कंफर्टेबली जी सकते हैं। जैसे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहती है, अभी क्या है मिनिमम वेजेस में केवल वो खाना खा पाते हैं, एक तरीके से रह पाते हैं और खाना खा पाते हैं, बेयर मिनिमम जो मिलना चाहिए वो मिलता है अभी उनको। लेकिन फ्लोर वेजेस में क्या होगा ना, उनको जैसे बच्चों की एजुकेशन हो गया उनके, या दवाइयाँ वगैरह हो गई, मेडिसिन हो गई, है ना, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं तो वो भी उसका टेक केयर कर पाएंगे। देन फर्दर मैं बात करूं, मिनिमम वेजेस जो रहेगा वो ऑब्वियसली स्किल लेवल पे, जैसे आपका आपने देखा होगा सेमी स्किल, हाई स्किल वो रहता है, तो ऑब्वियसली वो रहेगा और वो हर 5 साल में रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, वर्किंग आवर्स ओवर टाइम पेजेस ऑब्वियसली डबल रहने वाला है, जो पहले भी प्रोविजन था। वेज पीरियड की बात करूँ तो वेज पीरियड डेली भी, जो पहले भी है डेली, वीकली, फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन में, और मंथली तो आपको पता ही है दोस्तों। तो ये वेज पीरियड तो डिपेंड अपॉन कि आप किस एम्प्लॉयमेंट में हैं, उसके बेसिस पे आपका फ्लो रेट ऑफ जो आपका वेज पीरियड रहेगा वो तय रहेगा। बात करूँ अगर मैं वेज डिडक्शन की, तो वेज डिडक्शन जो रहेगा वो केवल 50% तक ही अलाउड है, उसके नीचे वेज डिडक्शन अलाउ नहीं है। वेज डिडक्शन भी चाहे वो अकोमोडेशन के फॉर्म में हो या आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकोमोडेशन देती है तो उसका डिडक्शन होगा, पीएफ का डिडक्शन, सब कुछ मिला के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात करेंगे हम दूसरे लेबर कोड की हमारे, जो कि है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में, जैसे मैंने आपको बताया जो आया था। इस कोड में क्या है कि जो आपके एग्जिस्टिंग लेबर लॉज जो हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इन 3 लेबर लॉज को मिला के एक कोड बनाया गया है, वो है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है ना, जैसे आपने देखा होगा ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में कंडीशन के बारे में बताया गया है कि किस किस कंडीशन में काम करना है, क्या क्या प्रोविजंस होने वाले हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बताया गया कि डिस्प्यूट कैसे रेज करना है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है। तो ये अलग अलग जो लॉज हैं इसमें अलग अलग डेफिनेशन दोस्तों बताई गई है। तो इसमें क्या है कि एक ही कोड जब आप पढ़ेंगे ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, तो आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, वो गवर्नमेंट ने वही है कि थोड़ा सा इजी रहेगा, तो क्या जो इंडस्ट्रियल रिलेशन रहेंगे जो वर्कर्स यूनियन के साथ या वर्कर्स के साथ, वो थोड़ा हार्मोनाइज रहेंगे और थोड़ा सा जो एम्प्लॉय जो है जो इश्यूज जो जनरली रहता है वो थोड़ा सा कम रहने वाला है। तो मैंने आपको बताया जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट जैसे मर्ज होने वाला है इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। दोस्तों जो तीसरा आपका जो लेबर कोड है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में। ये आपका तीसरा कोड है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आपके बहुत सारे लेबर लॉज हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसको सिंप्लीफाई किया है, मर्ज किया है और उनके जितने भी प्रोविजन से एक
एक ही कोड में जाके उसको सबको इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक, कंसोलिडेट कर दिया गया है बेसिकली। तो जितने भी ये लेबर कोड्स है वो आपके सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन, हेल्थियर वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे, उन सबको मर्ज करके एक कोड बना दिया गया है, वो है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। बिकॉज दोस्तों देखिए, आपने जैसे फैक्ट्री एक्ट देखा होगा, फैक्ट्री एक्ट में आपके सारे प्रोविजंस दिए गए हैं आपको कि कितने घंटे काम करना है, ओवर टाइम क्या रहने वाला है, वेजेस जो लीव विद वेजेस है वो कितना मिलने वाला है, ठीक है, क्रेच फैसिलिटी रहेगा नहीं रहेगा, जितने भी आपके फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होने वाले हैं सब फैक्ट्री एक्ट में थे, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सोशल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ एक्ट से, कुछ आपके जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थे बेसिकली, उन सबको मर्ज करके एक कोड बना दिया गया है। तो अभी जब ये लॉ पास हो जाएगा तो हमको केवल एक ही कोड पढ़ना पड़ेगा, वो है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया कौन कौन से एक्ट है जो इसमें मर्ज होने वाले हैं। सबसे पहले आपका फैक्ट्री एक्ट जो 1948 में था, माइंस एक्ट 1952 में जो आया था, डॉक वर्कर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986, एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। जैसे आपको पता है दोस्तों, BOCW एक्ट आपने पढ़ा होगा कई बार, यहाँ पे भी किसी भी फैक्ट्री को बनाने का काम चलता है, बिल्डिंग बनाने का काम चलता है, ठीक है, उसमें जो भी लेबर काम करती है उनके प्रोविजंस के बारे में BOCW एक्ट में लिखा हुआ है, तो वो भी इसमें पार्ट होने वाला है। प्लांटेशन एक्ट 1951, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, वो भी इसी एक्ट का पार्ट होने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में उसमें दिए गए हैं, ठीक है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, अगर आप किसी भी काम के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन को या लेबर को आप अगर किसी दूसरे स्टेट से लेके आते हैं तो उसमें आपको इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और उसमें भी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, वो भी इसी एक्ट का पार्ट होने वाला है दोस्तों। देन वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट 1955, देन वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज 1976, बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966, एंड सिने वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981। तो दोस्तों जितने भी आप काउंट करेंगे तो अराउंड ये हो रहा है आपके 3, 6, 10 और 13, टोटल 13 एक्ट हैं जो आपके एक सिंपल कोड में गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया है, वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो आपको अभी क्या है, अभी हमको इतने सारे एक्ट पढ़ना होते थे अगर एज पर आवर जो हमें रिक्वायरमेंट रहती थी, तो अगर अभी हमको ये सब नहीं पढ़ना है, अभी हमको जो पढ़ना है वो केवल एक ही एक्ट पढ़ेंगे, वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, जो सब्सिक्वेंटली अभी जब लॉ बन जाएगा तो हम लेबर लॉ बोलेंगे उसको, 2020 में जो आया था उसके बारे में एक ही बार पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। जो हमारा नेक्स्ट एंड जो लास्ट लेबर कोड है दोस्तों, वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सोशल सिक्योरिटी से आप समझ ही गए होंगे, जैसे हम बात करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में, ग्रेजुइटी के बारे में, ठीक है, जो भी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड ESI के बारे में, ओके, जो मेडिकल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, या वर्कर कॉम्पनसेशन के बारे में भी इसमें प्रोविजंस रहने वाले हैं। तो जो ये भी एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था दोस्तों, क्योंकि सारे जो आपने देखे होंगे, चाहे वो ग्रेजुइटी एक्ट हो या PF हो, ये सही, हर किसी में अथॉरिटी अलग अलग दी गई है। ESI में कमिश्नर दिए गए हैं। अगर मैं ग्रेजुइटी की बात करूँ तो ग्रेजुइटी अगर कहीं भी डिस्प्यूट होता है ग्रेजुइटी के रिगार्डिंग में, तो ALC और RLC इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वहाँ पे अप्रोच करना होता है। PF के लिए PF कमिश्नर रहते हैं, तो वहाँ पे अप्रोच करना होता है। तो हर किसी जो भी इश्यूज़ है उसके बारे में एक कंसर्न अथॉरिटी के बारे में पहले के जो लेबर कोड से उसमें बताया गया है। बट अभी जो सारे जो एक्ट जो आपके एक्ट जो लेबर लॉज थे उनको एक मर्ज कर दिया गया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। तो एक ही कोड में आपको जो प्रोविजंस दिए जाएंगे, अथॉरिटीज़ दिए जाएंगे, केवल सभी चीज़ों के लिए उन्हीं को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर इनके कुछ ग्रीवेंस रहता है तो कंप्लेंट भी उन्हीं के पास फाइल करनी पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा एक्ट है। इसमें सारे आप जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इंजरी बेनिफिट मतलब मेडिकल से होगा, मैटरनिटी बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में मर्ज कर दिया गया है, और सारे इन्हीं लेबर लॉज में हमको प्रोविजंस मिलने वाले हैं। तो इसके जो पार्ट है दोस्तों, देखिए ये कॉम्पनसेशन एक्ट मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन 1923 में जो आया था,
ESI एक्ट 1948 में जो आया था, देन प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 वो भी आया था, देन मैटरनिटी बेनिफिट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, सीनियर वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 1981। देखिए BOCW एक्ट आपने पीछे लास्ट वाले पढ़ा था, बट ये जो है वो सेस एक्ट है, जो बाद में जो BOCW में क्या है ना कि जो भी BOCW जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन है, उसमें अगर कोई भी लेबर को कंस्ट्रक्शन कराता है तो उसका टोटल वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन का 1% आपको एज ए सेस डिपॉजिट करना होता है, उसी के बारे में ये जो है BOCW एक्ट। देन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में जो आया था। तो जितने भी जो एक्ट हैं ये बेसिकली रिलेटेड है सोशल सिक्योरिटी से या मेडिकल बेनिफिट से, ठीक है। तो उन एक्ट्स को मर्ज करके गवर्नमेंट ने एक कोड बनाया है, वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कोड ऑन बिजनेस पे। इस इन जो नए कोड्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्या असर होने वाला है दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा होगा न्यू रेगुलेशन से क्या होगा, थोड़ा HR जो कंपनीज के HR रहेंगे उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट करने वाला है, उनको थोड़ा एक्टिव भी रहना पड़ेगा, क्योंकि नए रेगुलेशंस रहते हैं। कोई भी चीज़ जब नई इम्प्लीमेंट होती है तो थोड़े से इशू रहते हैं, बिकॉज हम पुराने वाले जो लेबर लॉज है, जो भी पुरानी चीज़ होती है उनसे यूज से हो जाते हैं। तो नई चीज़ होती है तो उसे थोड़ा सा अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, बट थोड़ा सा अडेप्ट मतलब फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कंपनीज को भी अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। वर्कर सेटिस्फेक्शन वगैरह रिटेंशन वगैरह इंप्रूव हो सकता है लेबर, और ऐसा मानना है कि वर्कर का जो क्योंकि जो मैंने आपको बताया फ्लो रेट ऑफ वेजेस मिलने वाला है, तो वो मिनिमम वेजेस से ऑब्वियसली हायर रहने वाला है, तो वर्कर्स को भी थोड़ा सा प्रोविजंस इस एक्ट में अच्छे दिए गए हैं। अगर नॉन कंप्लाइंस होता है तो ऑब्वियसली उसके प्रोविजंस अलग दिए गए हैं। अगर नॉन कंप्लाइंस है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन साइड, अगर किसी भी कंपनी की साइड से नॉन कंप्लाइंस है तो उसके जो पेनल्टीज़ के प्रोविजंस है वो भी अच्छे इफेक्टिव प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। प्रोएक्टिव तरीके से इसमें कंपनी गवर्नमेंट ने जो लेके आए हैं वो अपने प्रोएक्टिव तरीके से गवर्नमेंट ने सारे प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। बात करेंगे एम्पावरिंग वर्कर्स के लिए, वर्कर्स को कैसे इन एक्ट के थ्रू एम्पावर किया गया है, ज़्यादा पावर दी गई है। तो जैसे देखेंगे हम कि उनकी जो राइट्स हैं, ठीक है, जो जितने भी राइट्स हैं उनको इस सारे एक्ट्स में सिक्योर करके रखा गया है, कोई भी राइट्स ऐसा हटाया नहीं गया है, सबको मर्ज किया गया। एडिशनली लेके आए हैं जॉब सिक्योरिटी का भी प्रोविजन में दिया गया है, और साथ में वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करने की गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की गई है, ठीक है। पहले जैसा एक प्रोविजंस में आपको बताऊं, जैसे पहले क्या था कि 9 घंटे काम करना है, उसमें एक क्लियर नहीं था। फैक्ट्री एक्ट में आप देखेंगे 9 घंटे काम करना है, लेकिन लंच ब्रेक कितना रहने वाला है वो क्लियर नहीं था। बट अभी क्लियर कट उसमें लिखा है कि 8 घंटे काम करना है और 1 घंटे का लंच ब्रेक। तो जो प्रोविजंस में क्लियर कट उसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के बारे में जो है वो भी प्रोविजंस आपको बताए गए हैं कि किसको अप्रोच करना है, या क्या कितने कितने बेनिफिट मिलने वाला है, अथॉरिटीज़ क्या क्या रहने वाला है। सारे सोशल सिक्योरिटी जो बेसिकली आफ्टर जो रिटायरमेंट के बाद हम काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो हमको मिलता है उसके बारे में बताया गया है। और वर्कर को ये भी क्लियर कट उसमें गाइडलाइंस दी गई है कि ग्रीवेंस अगर कोई है तो किसके साथ रेस करना है, ठीक है। मतलब आपको 10 अथॉरिटी नहीं है, सिंगल अथॉरिटी है, सिंगल पॉइंट ऑफ चैनल रहने वाला है, जिसमें आप अप्रोच कर सकते हैं और आपके जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो रिड्रेसल मैकेनिज्म रहेगा उसके बारे में भी बताया गया है। और वर्कर को एम्पावर भी, जैसे हम बताया था ऑलरेडी, एम्पावर इन द सेंस वर्किंग कंडीशन अच्छी की गई है, वेजेस भी ज़्यादा पेमेंट होगा, फेयर वेजेस पेमेंट होगा, तो वर्कर भी एम्पावर महसूस करेंगे, उनको भी थोड़ा पावर लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचा है, तो वो भी ऑब्वियसली अच्छा काम करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों चैलेंजेस अहेड कि इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने लेके, तो गवर्नमेंट ने कोड्स लेके आए हैं ऑब्वियसली सभी के लिए, बट चैलेंजेस किस किस के लिए और क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले चैलेंजेस आएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लैरिटी एक मेन चीज़ है कि सारे लेबर लॉज पे क्लैरिटी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली थ्रू देयर चैनल मल्टीपल टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेशन अटेंड कराए हैं थ्रू जो लेबर ऑफिसर्स रहते हैं, चाहे वो RLC हो, ALC हो, LE हो, उनके थ्रू काफ़ी इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इम्प्लीमेंट उन्हीं को करना है, तो उनके लिए ये इम्प्लीमेंट उनके लिए काफ़ी सेमिनार्स हुए या उनके कंपनी गवर्नमेंट ने किया हुआ है, ठीक है।
और उसके बाद के बात करेंगे कि जो ट्रेनिंग्स वगैरह भी देनी है जो भी है उसके लिए भी एक प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हैं, उनके इस लेबर कोड को वो बेहतर तरीके से समझे, तो उसके लिए ट्रेनिंग्स का भी काफ़ी प्रोविज़न किया हुआ है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस को स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि हर स्मॉल बिजनेस के लिए लेबर कोड्स में भी इम्प्लीमेंट ना हो तो उनको इससे बाहर रखा हुआ है, और उनके लिए भी इसमें वो स्ट्रगल ना करें, और लर्निंग एंड एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है। गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने तो इंट्रोड्यूस किया ही है, तो इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है, इशू बाद में ना आए, है ना, कोई भी इशू, कोई भी कंपनी या किसी भी सेक्टर में कोई इशू ना आए, वर्कर ट्रेड यूनियन भी हैप्पीली इसको एग्री करें, तो वो सबको गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसको कैसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, गवर्नमेंट को ये भी प्लान करना है कि प्रोग्राम रिसोर्स को कैसे भी उनको एक थोड़ा सा सेशन अरेंज करना है, ठीक है, कैसे भी बीच में इंट्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट का और इंडस्ट्री का, वर्कर यूनियन का कैसे कोलैबोरेशन रहे, सब मिलजुल कर इसको इम्प्लीमेंट करें, वो भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिले वो गवर्नमेंट को एज ए इम्प्रूवमेंट लेना पड़ेगा कि हाँ ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। देखिए जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, तो कुछ लोग उसको अडॉप्ट भी करते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसे ही सोचना है, नहीं ये क्रिटिसाइज ही कर रहा है, गवर्नमेंट का हम क्या करना है, उसको ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले, हाँ ये फीडबैक थोड़ा सा अगर अच्छा है तो उसको माने कि हाँ फीडबैक अच्छा है, और सेम उसको इम्प्लीमेंट करे अपने नए लेजिस्लेशन में इम्प्रूवमेंट। क्योंकि जब भी लेजिस्लेशन आता है ना, तो ऐसा नहीं कि वो 100% ही सक्सेसफुल हो और 100% ही एकदम फाइनल है, उसमें चेंजेस सब्सिक्वेंटली आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी हमारा इंडिया का जो हमारे लॉज हैं वो हमेशा सब्सिक्वेंटली चेंजेस होते रहे, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं उसमें। तो इसमें भी अगर कोई फीडबैक प्रॉपर मिलता है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, नहीं इसमें यार ये प्रोविज़न थोड़ा सा गलत है, ये प्रोविज़न ऐसे चेंजेस होना चाहिए, तो वो सब उसमें गवर्नमेंट की साइड से थोड़ा सा लीनियंट भी होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया। अब चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ बढ़ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग जब हब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर और हमारे वर्कमैन की बहुत सारा ज़रूरत बढ़ने वाली है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो वर्कर की क्लास जो बेसिकली रहने वाले ऑर्गेनाइज वर्कर जो रहने वाले हैं, ठीक है, अभी हमारी गवर्नमेंट क्या, अभी हमारे यहाँ मोर देन 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिसका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ओके, क्या फैसिलिटी उनको मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट को नहीं पता है। बट इन कोड के थ्रू ना मोस्टली सभी लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले हैं। ऑर्गेनाइज लेबर मार्केट एक बनने वाली है, जिसमें क्या है ना, सभी लोग रजिस्टर्ड रहेंगे, सभी लोगों को बेनिफिट पास ऑन होगा। ठीक है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चूँकि ये ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क बन गया है, लेबर लॉ बनने वाला है, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिलेगी, और गवर्नमेंट के पास एक एक्यूरेट डेटा रहेगा कि कितने लोग इस लेबर लॉ से बेनिफिट हो रहे हैं, कितने लोग बेनिफिट नहीं हो रहे हैं, कितने लोग काम करें। अभी क्या है ना, जो भी डेटा आता है वो उतना एक्यूरेट नहीं रहता है जनरली। ठीक है, सो दैट क्या है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन भी रहेगा, जब चूँकि गवर्नमेंट के पास नंबर्स रहेंगे कि कितने लोग इस चीज़ से बेनिफिट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, तो जॉब मार्केट और जो भी लेबर प्रैक्टिस वगैरह होगी वो फेयर होगी। जॉब मार्केट में गवर्नमेंट ट्राई करेगी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ अगर कुछ इश्यूज हैं तो। ठीक है, बाकी दोस्तों प्रोविजंस बहुत प्यारे हैं। ठीक है, सारे लेबर कोड्स गवर्नमेंट जो लेके आए हैं बहुत इजी हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट भी हैं। ठीक है, अब चूँकि डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, और इसको ट्रेड यूनियन कैसे लेती है, यूनियन वर्कर्स कैसे लेते हैं इसको। प्रोविजंस ऑब्वियसली प्रोविजंस जो है वो वर्कर्स के लिए बहुत प्यारे प्रोविजंस दिए गए हैं। थोड़ा सा टफ रहने वाला है कंपनीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज इसमें जो पेनल्टीज़ के प्रोविजंस हैं वो भी काफ़ी सख्त हैं। अगर किसी भी कंपनी ने कंप्लाइंस नहीं किया तो उनको पेनल्टीज़ के प्रोविजन काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आप जैसे कि आपने देखा होगा कि आज हमने, हाँ एक और हमारा स्लाइड दोस्तों, समरी ऑफ की कोड्स। तो कोड्स जैसे कि हैं कि आपने देखा कि सारे प्रोविजन हमने आपको बताए हैं। ठीक है, जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे आपको ट्रांजिशन कैसे होने वाला है आगे फ्यूचर में, कैसे जो लेबर लॉज के प्रोविज़न है कैसे दिए जाएंगे, कैसे जो प्रोविजंस है
उसके बारे में क्या क्या एक शिफ्ट चेंज होने वाला है, ठीक है। एवरी स्टेक होल्डर फ्रॉम एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉय एज ए रोल इन इवोल्यूशन। ऑब्वियसली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या वर्कर हो या ट्रेड यूनियन हो, सबका कोई ना कोई रोल रहने वाला है। जब सब लोग मिलके काम करेंगे तभी इसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे। और अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ तो हमारा जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबल होने वाला है, सभी को बेनिफिट पास ऑन होने वाले हैं, एंड जो भी प्रोविजंस है वो सबको ऑब्वियसली इफेक्ट तो करेगा ही, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने जो बात की दोस्तों, आज हमने सारे लेबर लॉज के बारे में बात करी है, जिसमें हमने चारों लेबर लॉज के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा ओवरव्यू ही पढ़ा है हमने कि ओवरव्यू क्या रहने वाला है, 4 लेबर लॉ कौन कौन से हैं, कितने सारे। अब जैसे आपने देखा 67 लेबर लॉज थे, गवर्नमेंट ने इनको मर्ज करके 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये टास्क भी गवर्नमेंट के लिए भी बहुत टफ था कि इतने सारों का प्रोविजंस 4 कोड में कन्वर्ट करना और सबको जितने भी बेनिफिट्स पहले थे उससे ऊपर, उससे आगे ही देना है, मतलब उससे ज़्यादा ही बेनिफिट वर्कर्स को देना है। पेनल्टीज के प्रोविजन भी सख्त किए गए हैं जिससे भी कोई भी कंप्लाइंस में कोई भी इशू ना रहे, वर्कर्स को जो बेनिफिट है वो मिलते रहें अपने। तो आज हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है दोस्तों। आज आप भी वीडियोस को हमारा प्रॉपर पूरी तरीके से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आप हमारे आगे के वीडियोस भी देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें हम आगे आपके लिए लेके आएंगे। अब हम इंडिविजुअल कोड के बारे में बात करेंगे कि इंडिविजुअल कोड के क्या क्या प्रोविजंस हैं, और उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि डिकोडिंग मतलब उसमें क्या क्या एक एक प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, डीपली हम बात करेंगे एक एक प्रोविजंस के बारे में हमारे आगे वीडियोस। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आपको जैसे भी हमारे आगे के वीडियोस आएंगे आप उनको, सो दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारे नए लेबर कोर्स आने वाले हैं दोस्तों। सो हमारे साथ आज के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।